तेरा पीछे तक आवाज जाती है क्या? नहीं जाती। अच्छा तो इसके लिए माइक वाइक भाई वो लोग लगवाएंगे। किसको करें भाई? भीड़ से कोई आवाज है कि हम लोग कहने से कुछ नहीं होगा। आप ही कहने सब होगा, आप ही के कहने से तो होगा, हमारे कहने से होगा कि संसाधन मांग रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए शांत रहेंगे तो अरे भाई रहने दीजिए, थोड़ा आपको भी सुन लीजिए। तो जब शांत रहेंगे तो पीछे तक आवाज जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल एक ऑफिसर्स हैं वो लोग अपना दिमाग और अपना काम ज्ञान इंद्रियां की बहुत तेज होती है, क्योंकि इन्हीं कार्यों के लिए अधिकारियों को पुरस्कार मिलते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया है कि अभी 2 दिन पहले मुझे लगता है जिस दिन आप लोगों की क्लास ऑफ थी उस दिन यहाँ के जो स्टेशन अफसर है इस फील्ड जो जिस एरिया में आता है, जिस पुलिस स्टेशन एरिया में आता है, वो आपका कोतवाली में तो सब पूरा डिस्ट्रिक्ट, कोतवाली में पूरा जिला आता है। जो चौकी आपकी आती है, अरे सुन लो भाई यार, तुम लोग काम कर रहे हैं, तुम लोग तो आपस में सुन लो भैया, हमको सुन लो, ऐसा कर लो। ठीक है, तो देखो भैया बाबू कहने वाले जब किसी समझ में नहीं आता गुस्सा, तो इसके अलावा कोई आपसे नहीं बचता। ठीक है, तो वो अधिकारी जो है, अभी जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे अग्निवीर को लेकर के, उस पर एक अधिकारी ने सक्रियता दिखाई, जो स्टेशन अफसर है सर्वेश चौधरी जी, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। तो उनको 25,000 रुपये का एसपी साहब ने पुरस्कार दिया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया और भारत बंद का आह्वान किया था ना बच्चों ने। जो भी आर्मी भर्ती में जो चल रहे हैं ना, कौन से दिन चल रहा है उसमें, कौन सी भर्ती हो रही है, जो परीक्षा चल रही है कि अब सैनिक की जगह पर सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाए 4 साल की। तो न्यूज़पेपर देख लीजिएगा आप लोग, परसों न्यूज़पेपर हाँ पेपर में, तो देखिए सुनिए, अरे सुन लो, चलो शांत रहो। तो वहाँ पर उनको बताया गया कि 25,000 का पुरस्कार मिला। तो पैसा ही नहीं पुरस्कार होता है, प्रोत्साहित किया गया उनको। इसी तरह से उनके कान और आपके आँख और आपकी नाक और आपकी जो समझ होनी चाहिए बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि किसकी क्या डिमांड है। जैसे यहाँ बैठे हुए हर बच्चे की जो बात कर रहा है उसकी भी, और जो बात नहीं कर रहा है उसकी, दोनों की डिमांड पढ़ाई है। कोई दर्द शक है इसमें? जो बच्चा डिस्कस भी कर रहा है, हो सकता है उसका व्यक्तित्व ही हो, बुरे नहीं होते सभी लोग। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा जिस माहौल में हम ढल चुके होते हैं, हम उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं और उसी माहौल में हम सीखना चाहते हैं। जटिलता यहाँ नहीं होती। देखिए जो एजुकेटेड लोग हैं, जैसे हम लोगों ने एमएड वगैरह भी किया एजुकेशन में, तमाम सारी चीज़ें, और उसको थोड़ा पढ़ा भी, तो उसमें होता है कि कोई बुरा नहीं होता। जो जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल में सीखना चाहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे पीस में रह के पढ़ते हैं, शांत कमरे में, कुछ लोग भीड़ में भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग रास्ते में भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर और मैगजीन, बसों ट्रेनों में पढ़ते जाते हैं। तो नाना प्रकार के लोग होते हैं, तो जिस माहौल का जो है उस तरह से वो ढल जाता है। तो बहरहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ी जटिलता है, मैं कोशिश करता हूँ तेज बोला जाए, और उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप बाकी लोग थोड़ा शांत रहें, वहाँ तक आवाज़ है। दूसरी आपके कान भी थोड़ा सा एकदम बिल्कुल एक्टिव रखिए, क्या बोल रहे हैं तो, और दिमाग भी एक्टिव रखिए। कान और दिमाग दोनों जब एक्टिव रहते हैं तभी हमको रिपीट नहीं करना पड़ता, मतलब आपको दोबारा किसी को कहना नहीं पड़ता कि हमको बोलिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि जटिलताएँ हैं, ज़्यादा संख्या है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, है ना, कभी ना कभी नॉइज़ आएगी। तो ये सब सामान्य सी बात है, और ऐसे ही क्लास भरा रहे तो बड़ा मज़ा आता है। कोई नए लोग आ गए हैं क्या भाई, या पुराने वाले ही हैं? मतलब शर्माते बहुत हैं आप लोग। अभी जब कह दिया जाए बात करो तो इतना बात करेंगे जैसे आते जाते रहते हैं। अपना ही घर है, मन कहेगा आएंगे, मन कहेगा जाएंगे, बहुत सारे मतलब किसी का वो है क्या। कुछ एक बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, अभी आप लोग तो खैर बहुत अच्छे हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे रहते थे जो टीचर तक पढ़ाते थे तो झूठे बाहर जाते थे। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ एक लड़के ऐसे रहते थे जो नेता उता बनते थे क्लास में। 2 तरह के नेता, एक तो नेता बनते थे और एक जो एक्स्ट्रा नेता बनते थे। तो वो जैसे टीचर आते थे तैसे बाहर चले जाते थे पीछे के डोर, और जैसे टीचर आते थे तो आते थे, जैसे कि उनको देखे लो तो थोड़ा इंपॉर्टेंस बनती रहती थी। तो वो प्रवृत्ति सब में रहती है, वो हम लोगों में भी थी थोड़ी बहुत। और
ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन ये है कि पढ़ाई के मुद्दे पे हम लोग एक हुए, यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं तो विकास के लिए, वरना कुछ दिन बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं, फिर बाकी बातें होती रहेंगी। कल सर वीडियो साहब भी आए थे, क्या बात है? कुछ प्लान ना हो पाया कि नहीं हो पाया? कुछ बता के गए हैं? टीचर भी आए पढ़ाने? चलिए ठीक है, ठीक करेंगे। आइए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। कोई भी आए कोई भी जाए, हमें उससे क्या। चलिए दोस्तों, क्वासर्स क्या है दोस्तों? क्वासर्स क्या है? स्टार्ट है भाई। क्वासर्स क्या है? क्वासर्स क्या है? बल्ब जो हमारा है, बल्ब हमारा क्या होता है? किसी आकाश गंगा का जो इंटरनल कोर होता है, देखो ध्यान से सुनो भाई, जो इंटरनल कोर होता है किसका? किसी आकाश गंगा का, उसे क्या कहा जाता है? खासतौर से हम बात करें अपने आकाश गंगा की, तो हमारे आकाश गंगा का जो केंद्र है, जो सेंटर है, अच्छा लड़के ही नहीं बात करते, लड़के भी बात करती है क्या? मुझे लगा कि लड़के क्यों बात करते हैं। ठीक है, बात करें ना, तो जो हमारी आकाश गंगा है, इसका केंद्रीय भाग और इसका मध्यवर्ती भाग और इसका ये आकाश गंगा मंडाकिनी है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे इसी की, और इसके अंदर की बात करें, बाकी चीजें हम लोगों ने देखी है। यहाँ पर क्या होता है? ये भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये होता है। और इसी बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग की संरचना हमने बताई थी, जैसे ठीक है। और इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल। ये चीज हो गई। ये वाला जो हिस्सा है ये मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भुजा, और इसी में हमारा क्या होता है? सौरमंडल। और ये जो होती है क्या है? वायु है। और इसमें नवीन तारों का निर्माण यही होता है। क्या होता है? नवीन तारों का निर्माण, यानी शुरुआती दौर यहीं पे होता है। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग क्वासर्स की। क्वासर्स हम लोग लिख रहे हैं, बोर्ड पे आएंगे। क्वासर्स एक ऐसी संरचना होती है केंद्रीय भाग में जो स्प्रिंग की संरचना होती है, मैंने कल बताया था आपको। इसी के अंदर जो होता है वो ब्लैक होल वाला हिस्सा होता है। ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग क्या है? हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक है। ठीक है, आइए क्वासर्स थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बात करते रहते हैं। क्वासर्स एक तारावत रेडियो स्रोत है। तारावत रेडियो स्रोत है। तारावत रेडियो स्रोत, तारावत रेडियो स्रोत होता है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की, जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता है। 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से, इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है।
आधुनिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि आधुनिक स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि क्वासर्स वास्तव में एक ऐसी आकाशगंगा के मध्य भाग हैं, ऐसी आकाशगंगा के मध्य भाग हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं है, जिनका ज्ञान हमें नहीं है। क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल होने की संभावना है। क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल के होने की संभावना है। देखिए, संभावना का जहाँ तक जो दृष्टिकोण है, आप समझ रहे हैं कि ये पूरी यूनिवर्स जो चल रही है दोस्तों, ये क्या हो रही है, एक कल्पना में ही तो हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इतने अरब टाइम लग जा रहे हैं। किसी को परिक्रमा करने अपने आकाशगंगा का सूर्य के बारे में देखा था, कितना अरब वर्ष लग जाता है दोस्तों? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 1 अरब तारे हैं हमारे आकाशगंगा में। तो ये सब एक काल्पनिक चीज़ें, चूँकि वहाँ पर कोई ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसे संसाधन नहीं है। दूरी मापने का जो सबसे लंबी दूरी नापने का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष ही है। इससे जब बड़ा पैमाना कोई स्केल हमारे पास नहीं है। हाँ, तो लेकिन अभी जो खगोलीय जो दूरी नापते हैं मूल रूप से इसी को ही अपना सेंस लेते हैं। ये सबसे लंबी दूरी नापने का एक तरह से कहिए यंत्र है। और इमेजिन अगर करेंगे तो प्रकाश कितना तेज चलता है, और वो 1 वर्ष में जितनी डिस्टेंस तय कर पाता है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो मूल रूप से वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि कितने प्रकाश वर्ष है। तो यहाँ पर जो अभी आपने लिखा क्वासर्स के संभवतः केंद्र में होता है ब्लैक होल, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि संभवतः ऐसा यहाँ पर होता है। क्यों ऐसा जान पाते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो भी इनके सेंटर में जो भी चीज़ें जा कर के ध्वस्त होती हैं, चाहे वो तारा हो या जो भी चीज़ें हों, ब्लैक होल के अंदर जो चली जाती है वो कभी वापस नहीं लौट के आ पाती हैं। तो उनका जो एक तरह से कहिए जो विमुक्तिकरण होता है, यानी कि उनका समापन होता है, उससे रेडिएशंस निकलते हैं, उनसे एक्सक्रेडें निकलती हैं, और उन एक्सक्रेडों के माध्यम से ही ज्ञान मिलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है और चीज़ें समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये मेंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों का जीएस वगैरह का पार्ट होगा उनमें यही चीज़ें उठा के पूछ लेता है क्वासर्स क्या है, एक छोटी टिप्पणी में आपको आ जाता है। और एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कौन सा क्या है, क्या संरचना है, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, कुछ बात जान लेते हैं आज पल्सर तारे के बारे में। पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारे का नाम सुने हैं? जो न्यूट्रॉन तारा है, न्यूट्रॉन तारा यही क्या है? पल्सर। और थोड़ा लिख लीजिए, पत्ते भी होंगे आपके पास। चलिए पल्सर रेडी कर लीजिए। और ये क्या होता है? न्यूट्रॉन जो तारा होता है दोस्तों, ये क्या करता है? हमेशा प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है, तो चमकता है, शाइन करता है, लाइट करता है। तो न्यूट्रॉन तारा जो लाइट करता रहता है, उसी को देख करके ये जो हमारे जो तमाम सारे बाइक्स कंपनियां, जैसे बजाज वालों ने पल्सर बना रखा है, तो उसके पीछे का मोटिव यही है कि न्यूट्रॉन तारे को उसको मतलब नाम देना चाह रहे हैं वो। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि स्टार, चमकता हुआ एक तारा, यानी जब जाएगी ये बाइक आपकी तो चलती हुई जाएगी ना, कि इसको आप धक्का ले नहीं जाओगे, तो चलेगी। तो उसको ऐसे एग्जांपल दिया कि वो स्टार, मतलब न्यूट्रॉन स्टार हो गया वो, है ना, न्यूट्रॉन तारे का, तो उसी का नाम पल्सर कर दिया गया। ठीक है, यही है। इसका मतलब है कि चमकता हुआ तारा, बहुत शाइन करता है ये, एकदम बिल्कुल लाइट करता है। चलिए भाई लिखिए, पल्सर को न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। पल्सर को न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। पल्सर को न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। वस्तुतः एक खगोलीय पिंड है। वस्तुतः यह एक खगोलीय पिंड है।
जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है, जो एक नियमित समयांतराल पर या नियमित रूप से रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि, आगे उसी में कंटिन्यू करिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि पल्सर्स छोटे पिंड हैं। पल्सर्स कहेंगे दोस्तों, ऐसे भी मिलेगा पल्सर ही नहीं, पल्सर्स भी ऐसे मिलेगा शब्द आपको। अभी जैसे मैंने क्वासर बताया था, क्वासर्स भी बताया था ना, तो ये आपका ठीक है, छोटे पिंड हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि पल्सर्स छोटे पिंड हैं लेकिन पृथ्वी से बड़े हैं। छोटे पिंड हैं लेकिन पृथ्वी से बड़े हैं। पल्सर का द्रव्यमान सूर्य से अधिक चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य से अधिक चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, पल्सर का द्रव्यमान सूर्य से अधिक चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 ट्रिलियन गुना अधिक, 20 ट्रिलियन गुना अधिक क्या बताया मैंने कहा पल्सर का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक और पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षेत्र है पृथ्वी का, उससे कितने गुना जाते हैं? 20 ट्रिलियन गुना अधिक है उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो आपने पढ़ा होगा कि चुंबक जो उसका अट्रैक्शन यानी ग्रेविटी उसमें बहुत ज्यादा है, और एक ग्रेविटी के कारण थी तो उसमें संग्रहित कर पाता है। जैसे सूर्य जो है हाइड्रोजन हीलियम का क्या करता है, एक संग्रह हो जाता है ना, मतलब दबाव एक तरह से एक जगह संगठित कर लेता है ना। अगर उसका चुंबकीय क्षेत्र अच्छा ना हो तो क्या होगा, चीज़ें फैल जाएंगी। किसी चीज़ को संगठित करने के लिए क्या करना, दबाव करना पड़ता है। जैसे आप फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी बॉल ले लीजिए जिसमें हवा भरी जाती है। अब उसमें क्या होता है कि हवा नहीं भरी जाती तो खाली रहता है, लेकिन हवा कितनी भी भरी जाए वो एकदम हवा उसी में दबी रहती है। वॉलीबॉल को खासतौर से देखेंगे, जो हैंडबॉल और वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं बच्चे, देखिए उसमें हवा भरने के कारण से जैसे आप उसको पुश करते हैं बहुत तेज़ी से उछलता है, हवा भरी रहती है ना उसमें, तो वो क्या होता है उसमें हवा दबाव उसमें कुछ ज़्यादा हवा का हो जाता है, और एक सीमा ज़्यादा हो जाएगा तो फट सकता है वो। हालांकि उसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उसमें उतनी हवा ही भरी जा सके कि वो झेल सके। तो बहरहाल उसी तरह से है कि दबाव का जो मतलब है ग्रेविटी, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब कहना क्या है। अरे बेटा ये चुंबकीय सूर्य तो आपका बहुत छोटा सा एक है, नहीं सेंटर में देखो ऐसा है, जो आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा सभी चीज का ये तो पता है ना, जो बताया आपको यही है आकाशगंगा, और इसमें क्या है 1 खरब तारे हैं, 1 खरब तारे हैं, और किसी भी तारे का कहीं भी कोई भी वो हो सकता है, क्या ग्रह मतलब सौरमंडल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मैंने बताया हमारा सौरमंडल यहाँ पे
और इस सौर मंडल में जो है हमारी जो अपनी सौर मंडल है उसके सारे ग्रह उपग्रह हैं। ऐसे बहुत सारे अरबों खरबों जो सौर मंडल होंगे, सभी तारे क्या करते हैं, जिस आकाश गंगा के वो तारे होते हैं ना, वो उसी आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं। क्या फैल जाना चाहिए, मतलब वो फैल जाना चाहिए, किसी को घूमना नहीं चाहिए। ये क्या है, ये पल्सर अभी आपने क्या पढ़ा, सारी चीज़ जो नोट लिखे हैं, जो लेक्चर सुने उसको जाके एक बार वीडियो देखिएगा। जैसे सारी चीज़ों का संकेंद्रण कहाँ से होता है, ये गैसें जो है हाइड्रोजन हीलियम का, जब वायुमंडल मतलब इस अंतरिक्ष में कहीं भी आप समझिए, वायुमंडल हो जाएगा तो एक लिमिटेड दायरा हो गया। आप अंतरिक्ष में कहीं पर भी जहाँ हाइड्रोजन हीलियम का संकेंद्रण होना शुरू हो जाएगा, जब गैसें केंद्रित होने लगेंगी, तो वही आकाशगंगा के जन्म होने का एक द्योतक है, वहीं से जन्मेगा। और पहले चीज जन्मेगा जो तारे बनेंगे, ये सारी चीज़ें बनी हैं, तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली वहाँ से डेवलप होने लगती है। जब ये बनेगा, पहली चीज़ तो आप इसको जानना पड़ेगा आपको, आकाशगंगा कैसे बनी। आप तो बिल्कुल पहली वाली क्लास पे आ गए, तो इस नाते मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप पूरी क्लास देखिए, इसमें क्या है कि इसको समझिए पहले आकाशगंगा बनी कैसे। और उसके लिए मैंने बताया आपको कि आकाशगंगा बनने के लिए जब गैसों का सांद्रण होता है, जब गैसें हाइड्रोजन हीलियम अंतरिक्ष में कहीं केंद्रित होने लगती है, तो उन्हीं से ही जो है आकाशगंगा का निर्माण होता है। और आकाशगंगा जब निर्माण होगा तो उसी आकाशगंगा में फिर तारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और फिर उन तारों का जो निर्माण शुरू हो जाएगा, तो कोई तारा हो सकता है अपना ग्रह उपग्रह बना लेता है, अपना परिवार बसा लेता है, तो उससे ही पूरी चीज़ें, पूरी सृष्टि इसी आधार पर चलने लगती है। और रहा सवाल की कहाँ से शक्ति और पावर आती है, तो यही जो वायुमंडल में जो अंतरिक्ष में केंद्रण हो जाता है, या जो आपकी आकाशगंगा जो बनती है, उसी से सारी शक्ति मिलती है, उसी से कार्य होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर अभी जैसे मैंने बताया कि ब्लैक होल में जब कोई भी चीज़ जाती है तो क्या होता है, उसमें नष्ट होने लगती है, उसका वहाँ पर एक तरह से कहीं निर्मुक्तिकरण होने लगता है, यानी विनाश होने लगता है। जैसे आप किसी मशीन में डाल दीजिए किसी चीज़ को, कबाड़े को, वो तोड़ के ख़त्म कर दे, डस्ट बना दे उस चीज़ को। जैसे फसलें आप करते हैं तो भूसा बनाते हैं, भूसा मशीन में डाल देते हैं ना, वो क्या हो जाता है, एक बड़ी सी फसल, बड़ी सा पौधा आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बन करके जा जाता है, वो मैन्युफैक्चर। उसी तरह से जब उसमें जाते हैं आकाश ब्लैक होल में, तो समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर, तो कोई पावर तो कार्य करती है। तो पूरी सृष्टि में ग्रेविटी, जैसे सबसे गुरुत्व बल आपने सुना होगा, गुरुत्व बल के कारण से, तो जब एक बल वहाँ पे मैंने पढ़ा है इसको, गुरुत्व बल जब केंद्रित हो, मतलब बन जाएगा कहीं पे, तो अपना कार्य करना शुरू करेगा, उससे कारण से बाकी सारी शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। तो जब सेंट्रल होगा तो बनता चला जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फिर वो आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये सारी संरचना उसमें मिलती चली जाएगी। आप एक बार फिर से रिवाइज करके 1-2 घंटे का वीडियो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये एक नेचुरली चीज़ें बनती चली। अब आप कहिए कि साहब ये पृथ्वी है और पृथ्वी में क्यों नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया, कैसे बन गया? तो ये चीज़ें हैं, जैसे पिंड बनने की संरचना होती है ना, पृथ्वी क्यों गोल है? पृथ्वी को तो पूरे कण बढ़ जाने चाहिए ना, छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने चाहिए, विभक्त हो जाना चाहिए किसी मतलब, ठीक है, संतुलन किसी चीज़ का ऐसे ही होता है, इसीलिए एक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ना बताओ, आप लोग समझो हमको, ये आखिर क्या है? ये संतुलन ही तो है। इसमें क्या है, ये चीजें बन रही है, यहाँ पर एक कोई तो पावर कार्य कर रही है, केंद्रीय शक्ति कोई कार्य कर रही है, तभी तो बना रहा है सौरमंडल। नहीं तो सौरमंडल कहेगा हम भाग जाएंगे। जैसे भी आप लोगों को रोकना पड़े, देखिए आप लोग सभी लोग, सबके दिमाग में कि हम कोई बेसिक तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन सबको रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, नहीं भाई ऐसे चलो, ऐसे चलो, जबकि सब मोटिवेटेड है कि हमको तैयारी करनी है। यहाँ शायद ही कोई एक बच्चा ऐसा बैठा हो जो बिल्कुल पढ़ाई का कोई मतलब ना हो सकता है 50% ही मतलब होगा, लेकिन मतलब के बिना कोई यहाँ बैठ नहीं सकता। शायद ही कोई अपवादी की स्थिति हो, वो भी मुझे लगता है 1000% में से कोई 1% होगा, वो भी जो घूमने ही आया होगा, वो भी सोचता होगा चलो पढ़ ही लें, देखते हो सकता है कुछ काम ही का हो, नहीं होगा तो लोगों को बताएंगे तैयारी होती कैसी है, इसी के लिए बैठा होगा, लेकिन बैठा जरूर होगा, उसका मोटिव जरूर होगा। तो कोई भी चीज़ होती है बिना उसके पीछे काज के बिना कुछ नहीं होता है। कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ यूनिवर्स से लेकर के हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसके पीछे का कोई कारण होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये पूरी शक्ति ही कार्य कर रही है, वरना आकाशगंगा नहीं बने। अब आप कहिए कि हर जगह आकाशगंगा क्यों नहीं है,
तो जहाँ पर ऐसी अनुकूल स्थितियाँ बनेंगी वैसे बनेंगे आकाशगंगाएं। तो ये उन शक्तियों के कार्य से आप ये मान लीजिए कि ऐसी संरचना जो बताई है वो संरचना बनती है। केंद्रीय गुरुत्व बल कार्य करता है, तभी सभी को केंद्रित कर लेता है। जैसे हम सभी लोग अभी देखिए पृथ्वी की गति आप देखेंगे, अभी आगे चलकर पृथ्वी वगैरह जब पढ़ेंगे तो बहुत तेज गति से पृथ्वी मूव कर रही है। इस मूवमेंट के कारण से समुद्रों की जलधाराएं चलती है, इसी की मूवमेंट से हवाओं की दिशा चलती है। व्यापारिक हवाओं की दिशा देखेंगे तो हमेशा फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। और पछुआ हवाएं जो चलती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो ये कुछ हवाएं आगे चली जाती हैं और कुछ हवाएं पीछे छूट जाती हैं। किसके? ग्लोब के कुछ हिस्से में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको जाननी है, तो वो देखेंगे तो उसके पीछे का कारण होगा यहाँ तक तो समुद्र का पानी, यहाँ तक की सारी हवाएं, ये सब चल रही है पृथ्वी की गति के कारण से चल रही हैं। अगर पृथ्वी की गति स्लो हो जाए तो क्या होगा? ग्रेविटी कम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्यों ऐसा है, पृथ्वी तेज गति से मूवमेंट कर रही है तो सब कुछ कैसे अस्थायी है, हम लोग को उड़ जाना चाहिए। हम लोग उड़ते क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेविटी हमको खींचे हुए है, ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब है हमको दबाए हुए है। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि हम खड़े हैं तो आज हम फिट हैं तो बिल्कुल हमको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़े से फिजिकली तौर से मतलब अपने आप को इससे फीवर वगैरह हो जाए तो हमें वीकनेस लगती है और हमें 10 मिनट खड़ा होने में भी दिक्कत महसूस हो जाती है। तो क्या होता है आखिर में ऐसी क्या चीज़ हो जाती है? हमें अपने शरीर का वेट उठाने में भी दिक्कत होती है। तो क्या हमारा वेट बढ़ जाता है? क्या दिक्कत होती है? वेट जो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर है वो बढ़ने लगता है, और वायुमंडलीय दाब सहन करने की हमारी क्षमता अभी क्या है, वो अपनी तरफ से हमको क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि तुम लेट जाओ। हम कह रहे हैं नहीं, हम नहीं लेटेंगे, और वो हमको लेटाने की पूरी कोशिश में है। इस नाते हमारी शरीर पूरी व्यवस्थित है। ये हमें आपको लग रहा होगा कि हम आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं, हर तरफ से हवाओं का हर तरफ से दबाव हमारे ऊपर है। ग्रेविटी नीचे खींची हुई है और बाकी वायुमंडल हर जगह को हमको व्यवस्थित किए हुए, हर चीज़ को। हमारा सिर क्यों नहीं गिर जाता? अगर हम नींद में हो तो अपने आप गिर जाता है। कैसे गिर जाता है? यही सिर आपका जब आप सोते हैं तो गिर जाता है, नींद आप कैसे गिर जाता है? आखिर शरीर तो वही है। क्यों? क्योंकि हमको सिर खड़ा करने में भी ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है। अब जब थक जाते हैं आप तो कोई बार बार बुलाए तो मुड़ने में मन नहीं करता, कहते हैं हाँ बताओ यहीं से काम चला लेते हैं। तो उसका मतलब है कि यानी कि हम जब तक 24 घंटे में जितने घंटे हमारे अंदर जो हमारी ऊर्जा है वो हमको जितना देते उतना हम वायुमंडल से लड़ते हैं, उतना प्रतिरोध करते हैं और हम सामान्य रूप से अपना जीवन जी पाते हैं। शाम तक आते आते जब काम करते करते थक जाते हैं तो फाइनली बिस्तर पे जिस भी तरह से गिर गए, ऐसे गिरे तो ऐसे, ऐसे गिरे तो ऐसे और ऐसे गिरे तो ऐसे ही हो जाता है सब कुछ। कितने लोग होते हैं मम्मी पापा आने के बाद में कहते हैं देखो इसने बिस्तर ही नहीं लगाया, है ना? तो वो क्या होता है, थकान इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हमें गहरी नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों से नहीं लड़ते, हम इस वायुमंडलीय दबाव से और ग्रेविटी से ग्रसित रहते हैं। कुछ नहीं करते, कुछ लोग तभी भी थके रहते हैं। कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, आप कहते हैं दिन भर कुछ करता नहीं तभी भी थका रहता है। तो उसमें क्या होता है, वास्तव में वो भी थक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेमिना उस वायुमंडल के प्रेशर को, ग्रेविटी को बर्दाश्त करने की क्षमता उसकी नहीं हो रही है। आपकी क्षमता है तो आप फील करते हो, उसको फेस करते हो। समझ रहे हैं बात को? तो ये वायुमंडल जैसे हम लोग गिरने लगते हैं तो वायुमंडल दबाव हमारा बनाता है। शरीर का जब बैलेंस 50-50 का रहता है तो हम नहीं गिरते हैं, और 50 से 60 जब होता है तो हमारी बॉडी जो कर्व ले लेती है और ज़्यादा हो जाता है तो हम गिर जाते हैं। तो कुल कहने का मतलब वायुमंडल हम पे दबाव बना करके हमको स्थिर किया। हर चीज़ जो स्थिर अवस्था में है उसके लिए ग्रेविटी और ये वायुमंडलीय दबाव ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यही हमको बिल्कुल स्थिर किए हुए हैं। ठीक है? तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि अभी आगे चलते हुए आप एक एक चीज़ों को समझते हुए जाएंगे तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी, ज्योग्राफी एक्चुअल में जो साइंस के बच्चे होते हैं वो लेते हैं, वो बेसिकली फिजिक्स पे बेस्ड है। तो वो आगे चल करके आपको काम पड़ेगा। अभी तो हम लोग जो एक एक चीज़ समझ रहे हैं कि पल्सर क्या है, क्वासर क्या है, ब्लैक होल क्या है, कैसे कैसे से फंक्शंस होते हैं, कैसे पता चलता है जब दिखता नहीं कि ब्लैक होल है। ये तमाम सारे विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो जान रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे तथ्यात्मक चीज़ें देखेंगे तो समझ में आएगा। और ये वही कारण है कि जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना, ये भी उसी के कारण से प्रभाव है। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो लिखा आपने चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, यानी पल्सर का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 ट्रिलियन गुना अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खिंचाव है ना? और यही पृथ्वी जानते हो जब से रोटेट करती रहती है ऐसे। अगर ये ग्रेविटी और वायु दाब ना हो दोस्तों तो हम लोग ना फेंक उठेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और हमारे इतनी तेज स्पीड से चलती है कि हमारे जो शरीर है इसके चीथड़े उड़ जाएंगे।
चीथड़े उड़ जाएंगे और जैसे कहते हैं ना बहुत जैसे फुग्गे होते हैं, फुग्गों की तरह हमारी पूरी बॉडी या किसी भी शरीर इंसान की पूरी बॉडी, बड़े बड़े जो पौधे हैं इनकी छालें सब उजड़ के बाहर हो जाएंगी। हॉलीवुड की मूवीज़ देखिए, उसमें जो दिखाता है ना परले वाली स्थिति जब दिखाता है, सब कुछ तहस नहस होता है। अगर यही ग्रेविटी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और जब ये वायुमंडलीय दाब खत्म हो जाए, सेम ऐसी स्थिति होगी और हम सभी लोग अंतरिक्ष में विचरण करेंगे, है ना, सब तैरेंगे। लेकिन अंतरिक्ष में भी तैरने के लिए तब उस समय के लिए हम लोग बने नहीं हैं। हर इंसान अलग अलग समय के लिए बनता है। जैसे भारत की जलवायु को अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं इतनी ठंडी में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत गर्मी को सर्वाइव करते हैं। साउथ इंडिया के लोगों को देखेंगे तो मोस्टली काले लोग होते हैं, सांवले। वहाँ पर इवन आप हीरो हीरोइन को देखेंगे तो भी वो सांवले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर के पास वाले एरिया में रहते हैं। वहाँ पर क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उसमें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, क्योंकि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। और अगर हम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाती है हमारी, मतलब जो है एक तरह से हम इक्वेटर के एकदम पास हैं, यानी भूमध्य रेखा के। तो वो क्षेत्र ज़्यादा उष्मा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग जो है मोस्टली इससे ज़्यादा ब्लैक पैदा होते हैं, मतलब उनकी स्किन ही काली हो जाती है। गर्मी में रहेंगे तो आप काली हो जाएगी स्किन आपकी। वहीं आप उत्तर की तरफ जैसे चले जाएंगे, वहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी हिमालयी राज्य ले लीजिए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, दार्जिलिंग वगैरह का क्षेत्र पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, जितना पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र लीजिए, सभी लोग क्या मिलेंगे? गोरे मिलेंगे, नाटे मिलेंगे, उनकी कदकाठी मजबूत होगी। पहलवान, गोरखा रेजिमेंट आपने सुना होगा, ये सब हिमालय क्षेत्र के रहने वाले मजबूत लोग हैं। वहाँ आपको रख दिया जाए तो 2 दिन में निमोनिया हो जाएगा, 3 दिन में पोस्टर पे आ जाएंगे। साउथ इंडिया में जाके रह सकते हैं थोड़ा बहुत उफ उफ करके, है ना, गर्मी गर्मी। हम लोग तो बीच वाले हैं, हम लोग कुछ भी ज़्यादा नहीं। नेचर ने सबसे अच्छी जगह पैदा किया, उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश जो नाम है, सबसे उत्तम वाली जगह पैदा है। कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर है, सब कुछ बैलेंस में है। किसी नाते यहाँ के लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हर चीज़ से दुखी है, कुछ है तो भी दुखी है, नहीं है तो भी दुखी है। वो कारण क्या है? यहाँ पे मॉडरेट जलवायु मिलती है, ना तो अति गर्मी। 40 डिग्री के टेम्परेचर में सब लोग अपने शर्ट को वहाँ रख देते हैं, और जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो क्या पहन ले, नीचे बहुत सारे लोग देखो क्या क्या पहने रहते हैं। कुछ लोग तो चादर लपेट के भी ऐसे रहते हैं, ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं। मतलब यहाँ पर ठंडी बचाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। वो लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। लड़के तो कैसे, जैसे भी गर्मी आएगी कोट शर्ट बाहर कंधे पे आ जाती है। वो एक इंटरनल जो आपकी उष्मा है वही आपको वहाँ पे रोके रहती है। पर अब ठंडी और बॉडी हमारी जो है एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हम लोग मॉडरेट जलवायु में रहते हैं। हमारे यहाँ कभी भी देखेंगे हम 0 से नीचे टेम्परेचर जाता है दोस्तों? नहीं जाता है। 4 डिग्री में तो हम कहाँ पर जाते हैं, तो निकलते नहीं रजाई में से। जिनके यहाँ संसाधन सुविधाएँ उपलब्ध हैं वो 4 डिग्री में बहुत ठंडी है, दिन भर जलाए रहते हैं कुछ ना कुछ। उनका बस चले तो घर भी जलाते हैं। 6 लड़के हैं जला के हाथ भी सेक लेते हैं छोटे मोटे छप्पर पर। तो ये टेम्परेचर का हालत है। लेकिन ये है कि जलवायु अलग अलग जगहों पे हम लोगों की बहुत बैलेंस जलवायु है। हम लोग लगभग करीब में 0 से नीचे कभी टेम्परेचर आज तक गया नहीं है। हो सकता है तर में आए तो जाएगा, 3-4 में ही हम लोग काम चल जाएगा अधिकतम। यही टेम्परेचर आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे। पिछले इस साल का जो टेम्परेचर मुझे जो लग रहा है, इतनी शायद गर्मी लास्ट ईयर्स नहीं होती थी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी। और इसमें मतलब लोग कैसे झेल रहे हैं वो सभी जान रहे हैं। जिनके घरों में एसी नहीं होगा सब तबाह होंगे, मतलब कहीं ना कहीं गर्मी से प्रभावित होंगे। जबकि टेम्परेचर 40-45 के आसपास, मतलब उससे कमी है। ये हालत 40 डिग्री टेम्परेचर में है। लेकिन यदि राजस्थान में हम लोग चले जाएं तो वहाँ तो 55 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री तो हमेशा रहता है टेम्परेचर। रात का टेम्परेचर वहाँ जानते हैं कैसा होगा? इतना कम हो जाएगा, हाँ, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि कुछ लोग बर्फीले हो जाएंगे। मतलब उनको खड़ा कर देंगे तो बर्फ बन जाएंगे। सुबह फिर उनको इमरजेंसी में आईसीयू में ही ले जाना पड़ेगा। खासतौर से हमको खड़ा कर दो तो हम यहीं से हो ही जाएगा मेरा। भाई आप लोग हो सकता है ना खड़े हो जाए, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। रेगिस्तान में अक्सर जो फिल्मों में देखे होंगे, ध्यान समझिए, हम लोग पिक्चर देखते हैं लेकिन उसके पीछे के भूगोल को नहीं देखते। जब भी आप राजस्थान की फिल्में देखेंगे तो उसमें क्या जो ऊँट चलाता है वो चद्दर लिए रहता है। वो क्या फिल्म में क्या वो नेसेसरी है क्या? वो जलवायु को इंडिकेट करता है। नहीं लेगा तो कांप के मर जाएगा वो उसी में ठंडक से, समझ रहे ना। वहाँ पर एक भट्टी चलती है, जैसे हमारे यहाँ लालटेन होती है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे वो अक्सर लोग यहाँ पे टांगे रहते हो, एक भट्टी टाइप की होती है। वो जानते हो क्या होती है? आग होती है उसमें, पता नहीं कैसी वो मीठी टाइप की होती है, चद्दर से ओढ़े रहते हैं और उसको गले में लगाए रहते हैं। कहीं जाते तो उसको जरूरत पड़ने पर आग मीठी होती है, मतलब एक आदमी ऐसे सेक लेते हैं हाथों को।
और थोड़ा पेट भी गर्म रहता है, पेट गर्म सब गर्म, तो समझ लो कि हाथ मतलब ऐसे सेके रहते हैं। तो टेम्परेचर में हम लोग बहुत अच्छे वाले, ये सब भूगोल में हम लोग देखेंगे। और भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जिसको भूगोल की अच्छी समझ हो गई वो समझ लीजिए काफ़ी कुछ वो मेंस में लिख देगा। और प्री का भी बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। 2 ही 3 विषय अच्छे से पास हो जाए, आप अच्छे से कर ले, बाकी जीएस वाले पार्ट को अच्छा से कर ले, तो आप बिल्कुल 100% मान के चलिए कि प्री कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन उसको कंसेप्चुअल आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो 2-3 विषय पढ़ लीजिए, बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, तो प्री तो 100% हर बार निकलेगा आपका। और मेंस के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी वगैरह तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट को आप अक्सर सुन रखे होंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। इन्हीं का तो मेन रोल होता है। अब ये कम से कम 30-25 के रेशियो में सब रहते हैं। किसी से 20-22 क्वेश्चन पॉलिटी से आ गया, 25 क्वेश्चन कभी आ गया, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 17-18 क्वेश्चन आ गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी से आपको वही स्थिति है, कभी 30-35 से लेकर के ऐसे बढ़ता रहता है। ज्योग्राफी तो ऐसा विषय है ना दोस्तों जिसमें इन्वायरमेंट भी होता है, और इन्वायरमेंट इस समय इतना महत्वपूर्ण सेगमेंट हो गया है कि हर परीक्षा के लिए उसको एक अलग पार्ट ही बना दिया गया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जिसका नाम दे दिया लोगों। पर्यावरण पारिस्थितिकी आता कहाँ से है? यहीं से तो, ये ज्योग्राफी का एक सेगमेंट है। तो ज्योग्राफी तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसको ज्योग्राफी समझ में आ गई उसको जलवायु, उसका भोजन समझ में आ जाएगा। अब आप मध्य एशिया की जलवायु भोजन क्या है, वहाँ के लोग क्यों नहीं फल फ्रूट खाते, वहाँ राम राम क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे फल फ्रूट है ही नहीं, कोई वनस्पतियाँ हैं ही नहीं। तो वहाँ के जीवन कैसा जीवन यापन होगा? वहाँ पर जो इस्लाम धर्म वहीं से जन्मा, आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पर जो मान्यता है, वहाँ पानी को खर्च करने की जो व्यवस्थाएँ हैं निश्चित तौर से कम है, वहाँ पानी कम है। वहाँ की वहाँ पर कोई खाद्यान्न, हमारी इस तरह के खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होते हैं, तो वहाँ के लोग सीधी सी बात है मांसाहारी होंगे ही होंगे। वहाँ की जलवायु जब कुछ मिलेगी, जहाँ जैसी जलवायु। अब आपने सुना होगा एक भारत में रहो, भारत मत जाओ, आप देखोगे कि आपका पश्चिम बंगाल वगैरह का जो एरिया है, इसमें देखेंगे जो बंगाली ब्राह्मण, आपने सुना होगा, अक्सर सुने होंगे, जो बनर्जी वगैरह होते हैं ना, जो बनर्जी होते हैं वो एक ब्राह्मण होते हैं, एक टाइटल है ब्राह्मणों की, और वो मोस्टली पश्चिम बंगाल वगैरह के क्षेत्रों में बनर्जी लोग मिलते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि ये जो हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति है, ये प्रतिषेध करती है नॉनवेज को, वेजिटेरियन होने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन वही सभ्यता संस्कृति के मुश्किल से 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अगर सेंटर से हम चले जाएं, तो वहाँ पर वही सभ्यता वही संस्कृति के लोग बोलते हैं कि नहीं, मछली चावल खाते हैं। बंगाली ब्राह्मण लोग मछली चावल का भी सेवन करते हैं, चूँकि वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोग सर्वाइव करते हैं। मुखर्जी वगैरह जो जातियाँ हैं, ये सभी मोस्टली बंगाल के साइड में पाई जाती हैं, ये भी ब्राह्मण जातियाँ ही हैं। वहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये लोग वहाँ के खाद्यान्नों की खाने पीने की व्यवस्था अलग है। हिमालय क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ की खाद्यान्न की व्यवस्था अलग है, और फिर दक्षिण में चले जाएंगे तो अलग व्यवस्था है। अक्सर लोग दक्षिण भारत गए होंगे तो इडली डोसा सुनते हैं, अक्सर यहाँ पर भी बिकता है आप लोगों का इडली डोसा, लेकिन भोजन वहाँ का ही क्यों है? वहीं पे मध्य क्षेत्रों में चले आएंगे, वहाँ की भोजन की व्यवस्था क्या है? वहाँ पे चूरा उरा मिलता है, पोहे वोहे नाम सुने आप? तो पोहे वोहे सब बनने लगते हैं। और हमारे यहाँ आ जाओ तो पूड़ी सब्जी बनने लगती है। हम लोग बिल्कुल बीच वाले पकौड़ी बनने लगती है हमारे यहाँ। जैसे कोई आया नहीं तो पकौड़ी बन जाएगा, पूड़ी सब्जी बन जाएगा। ये मतलब हमारे यहाँ का एक शाही व्यंजन है। और अब तो क्या हो गया, सब्जी की जगह पे पनीर की सब्जियाँ होने लगी हैं। तो ये सब शाही व्यंजन के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये मैं बात भूगोल की कर रहा हूँ। ये सब उसके बाद में जो आबादी, जो जनसंख्या बसती है, जो आबादी जो जनसंख्या होती है, उनका बसाव किस तरह से है? रेखीय क्रम में है, वृत्ताकार क्रम में है, नदी के आसपास है, कैसा है? तो रेखीय आरूप, मतलब जो देखेंगे किस रूप में, मतलब बस्तियों का प्रकार जो है वो भी ज्योग्राफी का सेगमेंट है आपका। सब कुछ ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी बहुत अच्छा विषय है, जानना भी चाहिए। 2 विषय तो व्यक्ति को हमेशा ही जानने चाहिए। थोड़ा इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें मालूम होता है, इतिहास ना होता तो हमें मालूम नहीं होता कि किसने 17 बार आक्रमण किया था भाई। आधा लोग गजनबी, आधा लोग ठीक, मान गए। तो ये जो है 17 बार आक्रमण करने के बाद पुनः विजय प्राप्त करते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं। तो इससे प्रेरणा इतिहास से मिलती है कि भाई करने से होता है, करने से होता है। कुछ भी मेहनत करेंगे तो होगा, जिस तरह पे मेहनत करेंगे वही चीज़ होगी। इतिहास भी जानना जरूरी है। इतिहास में किसने क्या गलती की थी? अरे भाई,
इतिहास में किसने क्या गलती की थी या किसने अच्छी क्या चीज़ें की, क्या पॉलिसी लगाई, उससे हमें सीख मिलती है, तो इतिहास भी ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम रहेंगे वर्तमान भी, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वर्तमान को सही करना। जिसने अपना वर्तमान सही कर लिया उसका सब सही हो गया। और वर्तमान सही करने के लिए क्या होना चाहिए कि इनका भूगोल मालूम होना चाहिए। अगर ये पता चला कि रेगिस्तानी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो पक्का ये सांप वाप मार के खा जाते होंगे, और इनका मतलब इनसे बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि ये चाकू नहीं रखे होंगे, बिल्कुल रखे होंगे। जंगलों में रहने वाले आदिवासी जनजातियाँ रहने वाले तो ऐसे लोग क्या करेंगे, रेगिस्तान में रहने वाले लोग वो सांप भी मार के खा जाएंगे। और हमारे यहाँ तो एक दिन अगर सांप का मांस भी खा ले, कोई बता दे सांप का मांस तुमने खाया है, तो 4-6 दिनों तक पलटी होती रहेगी। कुछ लोग तो सोच सोच के पलटी कर देंगे। कुछ लोगों को बता दो कि तुमने क्या खा लिया तो वो अनर्गल पलटी करने लगते हैं। कुछ एक ऐसे व्यक्तित्व के होते हैं। हाल आप लोग मजबूत व्यक्तित्व हैं कि आप लोग कुछ भी खा ले कोई दिक्कत नहीं, मशीन पचा सकती है। तो होता है ये एक साइकोलॉजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल एक इशू बनता है इसका, और ये कारक हो जाते हैं। तो कुल मिला के भूगोल वर्तमान में आपको समझना है कि कहाँ की जलवायु कैसी है और किस तरह का कैसी क्या चीज़ें हैं। वहाँ के लोग जैसे सबसे ज़्यादा पेशेंसफुल लोग होंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं, बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। मैं कहूँ का आपने नाम सुना होगा बॉक्सर, यहाँ की मैदानी क्षेत्र की कोई महिला बॉक्सर हो सकती है? हो सकती है। भाई देखो मेरा किसी पर चैलेंज नहीं है, लेकिन जितना कठिन काम करते हैं वो लोग कर पाएंगे? जितने पहाड़ों पर लोग चढ़ते हैं, हम लोग एक दिन पहाड़ चढ़ के आते हैं, 3 दिन रेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ही ऊँची खाजी है। उनकी कद काठी बहुत मजबूत होती है, इसी नाते उनकी हाइट कम होती है। उनकी हाइट अक्सर देखेंगे तो आप जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनके किसी व्यक्ति की हाइट रेयर कंडीशन में आप छोड़िए 5 फीट से ज़्यादा आसपास ही होती है सबकी। और मैदानी क्षेत्रों में आप सभी लोगों की हाइट लगभग करीब में 5.5-6 के आसपास होगी। यहाँ पर 5+ और 6 के आसपास के सारे बच्चे यहाँ मिलेंगे आपको मैदानी क्षेत्रों में, जिनके अंदर DNA का कोई मतलब इशू नहीं है, मदर फादर अगर बहुत छोटे नहीं है तो नॉर्मली यही स्थिति आती। तो एक जलवायु का बड़ा होगा। और पॉलिटी क्या है, पॉलिटी हमको संविधान सिखाता है, तो पॉलिटी हमारे लिए साथ ही उपयोगी है। बस यही चीज़ें हम समझ लेंगे तो यही परीक्षा पूछता है, बस इसी को ही हमको बताना है। और वो देखो वो चाहता है कि क्या इस समाज के, वो चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं कि क्या इस समाज की सारी जानकारी इसको है, इतिहास की, भूगोल की, विज्ञान की, इसको जानकारी है कि नहीं है, और थोड़ा टेक्निकल वर्क कर सकता है कि नहीं करता, बस यही चेक करते हैं। बस चेक करने का तरीका उनका यही होता है, मतलब विषयों के आधार पर वो कर लेते हैं। ठीक है। और देखो अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो इतिहास, भूगोल, राजनीति और जनरल साइंस की बातें वो पूछते नहीं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें होता है, और इसी से ही आपको अधिकारी और देश की प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती कर लेते। तो बहरहाल भूगोल का एक विषय है, भूगोल इतना बड़ा है ना कि इसको पढ़ोगे तो 2-3 साल लग जाएगा कवर करने में, लेकिन इसको हमको अगर अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा बहुत आराम से 6-7 महीना बहुत आराम से ये कवर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे तो 3 महीना पर्याप्त, 3 महीने में आप संक्षिप्त रूप से चले जाएंगे। अभी मैं थोड़ा डिटेल इस नाते कर रहा हूँ कि जिससे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये यूनिवर्स वगैरह जल्दी समझ में नहीं आता, किसी को पढ़ने पे भी नहीं समझ में आता, तो काम की चीज़ें हम जान जाएँ कि भाई हम जैसे हमें कोई बात करें पृथ्वी की, फिर उसके उपग्रह की, फिर उपग्रहों के ग्रह मतलब जो है सूर्य तारे की, उस तारे के पूरे सौर परिवार की, सौर परिवार से हम अपने जो है यूनिवर्स के आसपास के तारों की, फिर उन तारों की आगे हम अपने आकाश मतलब जो है एक आकाश गंगा की, है ना। ये पूरी संरचना हमारे पास एक खाका बना हुआ होना चाहिए, इस नाते मैंने बताया। और आशा है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इसको इसी नाते समझना जरूरी है। जो जिनको ना समझ में आए वो कान में लगा करके जो वीडियो यहाँ आता है दोस्तों, उसको एक बार देख लें। आप कुछ भी करते रहे एक बार देख लें तो थोड़ा सा दिमाग में आपको रहेगा, है ना। तब ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप आइए, बजर हो गया। ये अभी से कुछ बचा है। 20 ट्रिलियन गुना अधिक तथा घूमने की गति लगभग उसी में आगे लिखिए दोस्तों, तथा घूमने की गति लगभग 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। औसत तारा कितने दिन चलता है? 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि समझो ये भी बताना चाहता है मुझे बाइक विक्रेता है, बाइक को पता रखिए ना तो बिल्कुल कोई देख नहीं पाएगा, इतनी स्पीड से चलोगे। न्यूट्रॉन तारे की गति मैंने क्या बताया, कितने दिन मूवमेंट करता है? 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करेगा, तो आप जान पाओगे। बस ऐसे ही, और चूंकि चमकीला बहुत ज़्यादा है तो ऐसे आपको दिखेगा,
ऐसे जाता हुआ, जैसे आप लोग कहते हैं तारा टूटा हुआ जैसे दिखता है ना, वैसे ही पल्सर तारे के बारे में। तो कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ इन्होंने अपना नाम रखा होगा संभवतः। आगे आइए, अब एक तारे के बारे में जो सबसे नजदीकी है, प्रैक्सिमा सेंचुरी के बारे में लिखिए। प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या चीज है? यह हमारी मंदाकिनी के मध्यवर्ती गुणनशील भुजा, यह हमारी मंदाकिनी के मध्यवर्ती गुणनशील भुजा में सौरमंडल से सर्वाधिक नजदीक, सौरमंडल के सर्वाधिक नजदीक स्थित एक तारा है। हमारे सौरमंडल के नजदीक, सर्वाधिक नजदीक स्थित एक तारा है जो हमारे सौरमंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हमारे जो तारा हमारा है सूरज, इसके सबसे नजदीक कौन सा तारा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी है। प्रैक्सिमा सेंचुरी कितनी दूरी पर हमारे सूरज से है? 4.2 प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रैक्सिमा सेंचुरी पर अगर हम जाएं और सूर्य की जो जितनी तेज स्पीड है चलने की, उस स्पीड से जाएं तो 4 साल 2 महीने लगभग करीब में, और ज़्यादा लगभग करीब में 3 महीने, 4 साल प्लस वैसे मान के चलिए 4 साल से ज़्यादा लग जाएगा प्रकाश की गति से जब चलेंगे तब प्रैक्सिमा सेंचुरी पे पहुंचने के। बहुत दूर है ना दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं साइरस या डार्क स्टार की। साइरस डार्क स्टार, साइरस या इसी को कहते हैं डार्क स्टार। डार्क स्टार चलिए क्या चीज़ है कोई बताएगा? सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यह रात में आकाश में दिखाई देने वाला, यह रात में आकाश में दिखाई देने वाला यह रात में आकाश में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दुगना है, यानी सूर्य से दुगना बड़ा है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दुगना है। यह सौर मंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। किससे? सौरमंडल से। तो नजदीक कौन हुआ सौरमंडल के? प्रैक्सिमा सेंचुरी या डार्क स्टार? प्रैक्सिमा सेंचुरी 4.2 प्रकाश वर्ष पे है और डार्क स्टार जो है वो 8.6, यानी वो दूर जाते हैं, ठीक है। चलिए दूर है तो अब इसको पता लिखाने की जरूरत है नहीं कि ये दूसरा सौरमंडल के सबसे करीबी ग्रह है, तारा है। सौरमंडल के दूसरा सबसे करीबी तारा, सौरमंडल के सबसे करीब का तारा कौन है दोस्तों? प्रैक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा सबसे करीबी तारा, ऑप्शन में अगर प्रैक्सिमा सेंचुरी ना दिया हो, डार्क स्टार दिया हो, तो फिर डार्क स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा चलो बेटा अब ध्रुव तारे के बारे में थोड़ा लिख लो। पोल स्टार के बारे में बता दें, छोड़ दो।
तारे के जन्म मरण के बारे में लिखवा दे कहो तो चलो लिख लो। लिखिए बेटा, ध्रुव तारा लिखिए। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारा हेडिंग कर लीजिए, पोल स्टार। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु पर स्थित है। शिरोबिंदु पर स्थित है यानी जो पोल पे खड़ा व्यक्ति होगा उसके सिर के ऊपर खड़ा होगा वो। अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। बात वही हो गई ना दोस्त, सिरे पे रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब की जैसी संरचना होगी। मान लो मैं पोल पे खड़ा हूँ और मेरे सिर के एकदम ऊपर होगा तो इसका मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना वो। वही कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का लगभग कोण बनाता है ये। लेकिन कहाँ से? पोल से, नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल पे ध्रुव तारा 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इसका मतलब हम वहाँ खड़े रहेंगे तो हमारे सीधे हमारे शीर्ष पे होगा। कोण बनाती है, पहले चेंज करके लिखिए। ध्रुव तारे की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर ध्रुव तारे के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण ध्रुव तारे पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। देखिए आगे चल करके दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं के बारे में भी आप जानेंगे। टाइम जोन के लिए निर्धारित किया गया अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं हमारे ग्लोब पे, उनका मतलब है कि कहाँ का अक्षांश कहाँ कैसे है। कहाँ का अक्षांश कहाँ कैसे है का मतलब मेरा ये कहने का है कि जब हम पृथ्वी को लेते हैं आप देखते हैं पृथ्वी को ऐसे हमारे पृथ्वी एक तरह से मान लीजिए पृथ्वी की संरचना है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं आप। 30 डिग्री ना कहिए इसको 3.5 यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, सब आगे पढ़ेंगे। रेखा शायद जो भी कह लीजिए रेखा, ये सब आगे सूरज इन्हीं के बीच में रहता है। तो इस नाते ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? गर्मी वाला क्षेत्र होता है, तो उसका बंदी हो जाता है। और देख लीजिए आसानी से। इसके बाद में ये वाला हिस्सा जो लगभग करीब में आप इसको लेके 30 मानेंगे आप। बहरहाल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ इसको ऐसे समझने पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ये जो पोल हमारा है ये पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ध्रुव तारा ऐसे मान लीजिए ध्रुव स्टार, ये कहाँ है? इस पे 90 डिग्री का कोण से बना है, यानी ऐसे इसकी भुजा खींचने के लिए ये भुजा होती है कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री।
अब इसी से जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते जाते हैं दोस्तों, इसका कोण बनता चला जाता है, इसका कोण बनता जाएगा। अधिकतम 90 है, जो कि जो पृथ्वी का आखिरी छोर पोल ही है, आखिरी छोर पोल ही होगा, और मध्यवर्ती क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश मान लिया। तो बेटा यहीं से ध्रुव तारे से 1 डिग्री अक्षांश घटाते हुए चले आएगा। 1 डिग्री अक्षांश जैसे घटता जाएगा, ये रेखा खींचते 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 चले आएंगे, और एक समय आ जाएगा कि ध्रुव तारा इससे एंगल 0 डिग्री का बना लेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहा है, और इस पे आएगा तो 0 डिग्री का एंगल बना लेगा। समझ आएगा आपको? तो जब 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो जो भी हमारे यहाँ अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, वो ध्रुव तारे को सेंटर मार करके खींची गई हैं, और वही उसका कोण ही ध्रुव तारे का पृथ्वी के उस हिस्से का जितना एंगल बन रहा है वो डिग्री एंगल बन गया है। क्या समझ आ रही बात? जैसे अगर हम पोल है, ये मान लो हम पोल पे खड़े हैं, ठीक है, ये हिस्सा पोल नॉर्थ मान लेते हैं, और एकदम आपका बैक का हिस्सा साउथ पोल मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव तारा है सेंटर में है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए ऐसे 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहाँ चले जब जाएंगे हम 1 डिग्री आगे आ गए, तो यहाँ से जो कोण होगा वो 90 नहीं होगा, थोड़ा झुक जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। फिर और आगे जाएंगे तो 90 से और कम हो जाएगा। जैसे मिड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा 45 डिग्री पर, वो ऐसे हो जाएगा, यानी हमारे ऐसे हो जाएगा। और एक स्थिति आएगी कि जब वो हमारे बराबरी पे आ जाएगा, तो यानी कि कोण 0 डिग्री का बन जाएगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है, किसी के बीच की दूरी हटा दीजिए, दो रेखाओं के बीच की दूरी हटा दीजिए, कोण खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रेखा है, ऐसे कर दिया आपने, ये बन गया आपका कोण। लेकिन कोई एक दूरी घटा दीजिए आपकी, ये घटाते चले जाइए, घटाते चले जाइए, तो एक रेखा हो जाएगी ना, कोण खत्म हो जाएगा। यानी इस रेखा को इस रेखा के पास लेते आइए, एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा ना ये, तो उसके बाद में कोण 0 हो जाएगा। सीधी रेखा, सरल रेखा, दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, है ना, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई। बहरहाल तो ये कोण जो बना है, अक्षांशों का जो विस्तार किया गया है, वो नॉर्थ पोल को सेंटर मान करके कर दिया गया है, ठीक है। उसी से ही हमारी अक्षांश रेखाएं खींची गई। इतनी बात समझ आई ना? तो हमारा आधार क्या है, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा कहाँ चमकता है, नॉर्थ पोल के एकदम सेंटर पे, एकदम ऊपर तक चमकता है, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके बाद जितना भी पृथ्वी के हम इस वाले हिस्से में घुसते चले जाते हैं, इक्वेटर के पास आते जाते हैं, कोण घटता चला जाता है, और एक स्थिति आती है 0 डिग्री का हो जाता है। फिर वही स्थिति यहाँ पर भी बनती है आपकी, दक्षिण वाले हिस्से में बनेगी। आधा जब ये बन गया दोस्तों, तो आधा अपने आप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 50 बन गया तो 50 बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ तक कि मैं एक समान रेखाएं खींच दूँ आधे दूरी की, तो इसी चीज़ को ओवरलैप कर दीजिए, आधी रेखा तो हो गई नहीं पूरी बराबर। जब 50 पे आधा आधा हो जाएगा, तो इस तरह से आपका सेंटर से बन जाएगा। चलिए, तो काम की बात आती थी, आगे चलते हैं। ध्रुव तारा की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांश का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से कौन सा, ध्रुव तारा पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर, 700 प्रकाश वर्ष दूर, यह तारा पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर, ऐसे उर्सा माइनर, या इसी को ही और क्या नाम से जानते हैं, लिटिल बियर, उर्सा माइनर, या इसी को ही ध्यान लिख रहा हूँ मैं, लिटिल माइनर, लिटिल बियर। लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। सोचिए 700 प्रकाश वर्ष, यानी 700 वर्ष लग जाएंगे हमको सूर्य की प्रकाश की गति से चले, तो 700 वर्षों में हम लोग कहाँ ध्रुव तारे पर पहुँच पाएंगे। ये मतलब हुई स्थिति। लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटा, उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटा इस तारा को आकाश में, उत्तरी गोलार्ध से
किसी स्थान से उत्तरी गोलार्ध के से नहीं, उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे या घंटा इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर, तारा को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। यानी हमको जाना पड़ेगा नॉर्थ पोल पे, और जहां हमने देखा था वहीं 24 घंटा, मतलब वो एकदम स्थिर स्थिति में वहीं दिखाई देगा। ठीक है, ध्रुव तारा जो है यहाँ से नहीं, हम लोग किस डिग्री कितने अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में है? लगभग। बस्ती का अक्षांश बताओ, पूछ लेगा अधिकारी से, पहुँचते बोलेगा तुम्हारा बहुत अच्छा ज्योग्राफी में नंबर स्कोर हुआ है, बस्ती का अक्षांश तुम्हारे कितना है? पूछ नहीं सकते हैं? पूछ लेंगे कि आपका प्रदेश का अक्षांश क्या है, आपकी राजधानी का अक्षांश बताइए, आपकी राजधानी का देशांतर बताइए। रे बाप क्या पूछ लिया, ये तो कभी जाना ही नहीं था कि पूछ लिया। क्या नहीं पूछ सकता क्या? और ये जनरल सी बात है भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी पूछ ली, ये कोई जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बड़ी बात है। नए बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पहली बार शुरू कर रहे हैं भाई बड़ों को तो सब आ रहा होगा। आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ में? कोई बच्चा ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं आया तो बोल दो नहीं आ रहा, कोशिश करेंगे और भी थोड़ा स्लोगन से हो जाए। बाकी लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों? सो रहे हैं क्या भैया? उठो, निकलो क्लास से, जाओ। नेक्स्ट टाइम दिखाई मत देना। आप क्या कर रहे थे? परम मित्र है, आपके मित्र हैं, जितना पूछो उसका जवाब दीजिए। इतनी मित्रता यदि आपको होती तो बताए होते कि नहीं दोस्त ऐसा ना था, जाओ बात करो, कोई जरूरी चीज़ है। ठीक है, गलत बात है। जो जितना अपराध में सहयोग करोगे ना, तुम्हारे साथ जाकर कोई हत्या कर देगा ना, पहले पकड़ लिए जाओगे तुम्हें, कोई भी व्यक्ति, तो इस नाते उससे थोड़ा बचना चाहिए। अब इतनी क्या भी नेसेसरी सोए किया रहे हो, गलत है। ठीक है, तुम लोग का दूर 24 घंटा इस तारे को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। लाइन चेंज करो दोस्तों। ये एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, इन्होंने प्रोग्राम सत्य को एक्सेप्ट किया, अब चाहे किसी भी कारण से किया हो, है ना। बहुत सारे लोग होते बता ही नहीं पाते, सब देख लीजिए आप ही क्या कर रहे हैं, तो सर इन्होंने बोला ये बड़ी बात है। ठीक है, और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्रुव तारा को खगोल शास्त्र की नामकरण प्रणाली के अनुसार, ध्रुव तारा को खगोल शास्त्र की नामकरण प्रणाली के अनुसार अल्फा उर्सा माइनरिस अल्फा उर्सा माइनरिस, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। यानी यही चीजें अल्फा उर्सा माइनर लिखा हो या लिखा हो क्या दोस्तों, क्या क्या? जी हाँ, ध्रुव तारा। देखिए यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो पूरी क्लास में बोलने का अवसर पूरा पूरा मिलेगा और सब लोग बोलेंगे, जिसको भी आ रहा है वो जवाब देंगे, है ना। कई लोगों को आ रहा है तो क्राउड में जवाब देंगे, लेकिन एक माहौल आप लोग बना लीजिए पढ़ाई वाला, एकदम अच्छे से, पूरी फ्रीडम होगी आपको बोलने की, है ना, पूरी फ्रीडम होगी क्लास में। लेकिन ये है कि फ्रीडम देने पे लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, धीरे धीरे जब समझ जाएंगे तो पूरी फ्रीडम होगी। आप बोलिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिलेगा बोलने का आपको। बशर्ते आप इस मुद्दे पे रहें तो पूरा अधिकार है, पूरी राइट है, आपको पूरी तरह से बात करने का राइट है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि पीछे की चीज़ें आप काफ़ी हद तक देखे रहें जो पढ़ाया गया है, जिससे ये ना लगे अर्थ का अनर्थ हो जाए। अब आपने बोलना शुरू किया, अनर्गल बोलना शुरू कर दिया, पता चला कि सब धरा का धरा रह गया, तो पता चला कि कॉन्फिडेंस मेरा ही जीरो हो गया, इसको कुछ नहीं आता, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर।
फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर मैं आगे कैसे चलूँगा, है ना? ठीक है भाई, रेल के डिब्बे फूके फूके इंजन भी फूक देते हैं लोग। अभी लड़कों को देखा, कुछ लोगों ने इंजन ही फूक दिया। और इंजन की कास्ट, एक इंजन की कितनी कास्ट आती है? एक इंजन की लगभग कितनी कास्ट बताइए? एक रेल इंजन की कास्ट कितनी लगभग? एक डिब्बे की कास्ट कितनी? बोगी डिब्बे की कास्ट कितनी? मतलब एक बोगी मतलब पूरे ट्रेन में कितने डिब्बे लगे रहते हैं? 22 लाख 22 लाख कितना? 60। अब देखिए इसमें भी क्या, अगर न्यूज़ देख रहे होते आप लोग तो अभी बहुत अच्छी स्थिति में होते। आप सभी लोगों ने देखा होगा ट्रेनें फूकी, लेकिन आंकड़े बता रहा था इतने की ट्रेन है, कितनी ट्रेन, इतने का इंजन। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ देख लेते तो हमें लगभग इंजन का भी कास्ट मिल जाता। करोड़ों में इंजन आते हैं हमारे, और जो डिब्बा होता है लगभग 1-8 करोड़ के आसपास का ही डिब्बा होता है हमारा, है ना? अब उसमें डिपेंड करते हैं कौन सा कोच आपका है, एसी कोच है, नॉन एसी कोच है, वो सब भी डिपेंड करता है। बहरहाल ये चीज़ें भी थोड़ी जेन्युइन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे अल्फा उर्स माइनॉरिस की बात कर रहे थे, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा को यही नाम है इसका, ठीक है, ठीक है। यह एफ श्रेणी का चमकदार पीला, यह एफ श्रेणी इसमें जैसे तारों की श्रेणी बची होती है दोस्तों, कि देखिए तारों के प्रकाश के आधार पर जो लाइट तारों से निकलती है, तो आप देखेंगे ब्लू लाइट होती है, नीली होती है, ग्रीन होती है, येलो होगी, रेड होगी। तो उस हिसाब से जो जितना उसकी प्रकाश निकलने की जो गति होती है ना, जैसे पहले स्टोव वगैरह चलता था, अभी तो स्टोव दिखने को मिलता नहीं है। जब उस पर पंपिंग करते थे तो ग्रीन और ब्लू कलर में उसमें निकलता था, फिर इसके बाद में रेड भी निकलता था, फिर इसके बाद में येलो भी निकलता था। तो वो उष्मा जितना देगा, यानी उष्मा जितनी ज़्यादा होगी वो रेड और पीले से ज़्यादा होता चला, यानी ग्रीन और ब्लू ये कलर जो होगा ये ज़्यादा उष्मा का होगा, मतलब उष्मा इसमें ज़्यादा निकलेगी। तो तारों में भी है, तारों की श्रेणी बना दी गई है, ABCD F श्रेणी के तारे। तो इसमें F श्रेणी के तारों में रखा गया, इसका प्रकाश पीला है, यानी कि ये बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, यानी कि अपनी आधी से ज़्यादा उम्र जी चुका है। और समझ रहे हैं बात को, यानी उसकी लाइफ काफ़ी हद तक खत्म होगी। सूरज कैसा तारा है दोस्तों? इसका प्रकाश कैसा है? ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, कैसा है? येलो है। अब इसके बाद जाएगा तो रेड हो जाएगा। अभी आगे चल करके देखेंगे तो कैसे, मतलब आपको तारे कैसे बन रहे हैं, क्या संरचना हो रही है, आगे चल के मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो तारों के प्रकाश के आधार पर तो F श्रेणी में रखा गया है कौन सा तारा आपका? ध्रुव तारा, ठीक है। F श्रेणी का चमकदार पीला, F श्रेणी का चमकदार पीला एक विशाल तारा है जो सूर्य से 2200 गुना अधिक चमकीला है, जो सूर्य से 2200 गुना अधिक चमकीला है। बहुत ज्यादा हो गया ना? 2200 गुना ज्यादा अधिक चमकीला है। वास्तव में ध्रुव तारा अकेला न होकर 3 तारों का युग्म रूप है। 3 तारों का युग्म रूप है, यानी ध्रुव तारा अकेला नहीं है, ये 3 तारों का एक समूह है, युग्म रूप है, जिनके नाम क्रमशः पोलारिस ए, ठीक है, चलिए ए वाला नहीं ऐसे नहीं, पोलारिस ए, फिर पोलारिस बी, पोलारिस पी, तीन नाम है, 3 तारों का युग्म है, पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस पी, ठीक है, 3 तारों का युग्म है।
कौन सा तारा? ध्रुव तारा। जिसे और क्या नाम से जानते हैं? अल्फा उर्स माइनरिस। ठीक है, ये 3 तारों का समूह है दोस्तों। पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस सी रखे गए हैं। इनमें से जो हमें जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है, इनमें से जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है पोलारिस ए है। पोलारिस ए है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है। वो क्या है? यानी जो ध्रुव तारा दोस्तों 3 तारों का जो समूह है, इसमें पोलारिस ए ये हमारे पृथ्वी से हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश से 2200 गुना ज्यादा चमकीला है। ठीक है, पोलारिस ए है जो इस समूह का मुख्य तारा है। जो 3 तारों का जो समूह है उनमें सबसे मुख्य तारा क्या है? पोलारिस ए। पोलारिस ए है जो कि इस समूह का मुख्य तारा है और उसी की विशेषताएं ऊपर आपने अभी जानी या ऊपर बताई गई हैं। जो भी आप बात कर रहे थे ना, ये सब पोलारिस ए की बात कर रहे थे। 3 तारों का समूह है दोस्तों, पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस सी। पोलारिस ए महत्वपूर्ण तारा है, यही मुख्य तारा है। पोलारिस में 3 तारे हैं ये, इनमें से पोलारिस ए सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं की व्याख्या अभी तक हम लोगों ने जो की है वो पोलारिस ए की व्याख्या की। ठीक है, इस समूह का मुख्य तारा है और उसी की विशेषता ऊपर दर्शाई गई है। देखिए, पोलारिस बी मुख्य तारे से आगे पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। पोलारिस बी मुख्य तारे से 2400 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। पोलारिस बी मुख्य तारे से 2400 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। और देखिए 63,240 खगोलीय इकाई ये कितने बराबर होती है? ये 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होगी। 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ध्यान से समझ लेना, 63,240 खगोलीय इकाई बराबर 1 प्रकाश वर्ष, ये पैमाना है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 63,240 खगोलीय इकाई बराबर 1 प्रकाश वर्ष। तो चूंकि यहाँ पर खगोलीय इकाई में इसके लिखा दिया गया है, तो साथ में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 1 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 63,240 खगोलीय इकाई बराबर 1 प्रकाश वर्ष, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको। तथा यह तारा, यानी बी की बात कर रहा है, तथा यह तारा पोलारिस ए की परिक्रमा करने में, यह तारा यानी पोलारिस बी, यह तारा पोलारिस ए की परिक्रमा करने में लगभग 42,000 वर्षों का समय लेता है। 42,000 वर्षों का समय लेता है। पोलारिस बी पोलारिस ए की परिक्रमा करने में 42,000 वर्ष का टाइम लेता है, समय लेता है। आगे दोस्तों, पोलारिस बी की खोज विलियम हार्सेल ने की थी। विलियम हार्सेल ने की थी। 1929 में एक अन्य बौने तारे 1929 में एक अन्य बौने तारे, स्पीड से लिखो बेटा जल्दी से।
1929 में एक अन्य बौने तारे पोलारिस पी की खोज की गई थी। 1929 में एक अन्य बौने तारे पोलारिस पी की खोज की गई थी, जो कि पोलारिस ए से केवल 18.5 खगोलीय इकाई की दूरी पर है, जो कि पोलारिस ए से केवल 18.5 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। यह 29.6 वर्ष में पोलारिस ए की एक परिक्रमा पूरी करता है। पोलारिस ए की एक परिक्रमा पूरी करता है 29.6 वर्ष में। पोलारिस ए की एक परिक्रमा पूरी करता है। दूरी 18.5 खगोलीय की इकाई है। पोलारिस पी को आगे जल्दी लिखिए, हाईलाइट कर लीजिएगा। पोलारिस पी को पोलारिस ए, देखो ध्यान समझना है, यहाँ पे समझ लो। पोलारिस पी को कह रहा है, पोलारिस पी को कह रहा है, इसको लिखते हैं पोलारिस ए, पोलारिस ए, ये वाला पोलारिस स्मॉल ए, ठीक है। देखो पोलारिस पी को, पोलारिस पी है ना दोस्तों, इसको पोलारिस ए स्मॉल ए में भी लिखते हैं। कहने का मतलब अगर पोलारिस ए कह रहा है तो समझ लेना कि ये पोलारिस ए की बात कर रहा है, ठीक है। और ये पोलारिस बी और पोलारिस पी, ये दोनों परिक्रमा करते हैं पोलारिस ए की। समझ रहे हैं बात को? एक बार पढ़ लीजिए, कल पूछूंगा क्वेश्चन से। और इसे ए बी भी कहते हैं, पोलारिस ए बी भी कहते हैं। पोलारिस ए बी कहीं मिलेगा, कहीं ए बी ऐसे मिलेगा, ठीक है। पोलारिस ए बी कहिए और चाहे पोलारिस स्मॉल ए कहिए, बराबर पोलारिस पी के होता है, ठीक है। तो इतनी बात की आज ये ध्रुव तारे के बारे में, और आगे हम लोग चलेंगे। कल हम लोग देखेंगे तारों की उत्पत्ति के बारे में, तारे कैसे जन्मते हैं उनके बारे में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।